देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 106 आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड ईयर में BHIC 106। आज इसमें हम लोग 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर हैं मैंने उसकी क्लास आपको पढ़ा रखी है। अगर आप लोग उस क्लास को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के आप लोग जरूर देख सकते हैं। देखिएगा जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर चैनल पर आ जाना, जहाँ पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, जैसे चैनल पर आओगे ना, जैसे यहाँ पर चैनल पर आ गए तो जैसे यहाँ पर लिखा होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, तो आपको लाइव पर नहीं बल्कि प्लेलिस्ट पे जाना। जैसे आप चैनल पर आए तो चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई आप लोग प्लेलिस्ट पे चले जाना। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहीं आपको BHIC 106 हिस्ट्री लिखा रहेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वीडियो की प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा ना BHIC 106 हिस्ट्री, इसी को क्लिक कर देना। और जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो मैंने पहले चैप्टर से छठे चैप्टर तक जितना पढ़ा रखा है आप लोग इस वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वीडियो 6 के 6 चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं और इसको जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये पहला पार्ट है। और आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 तक देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा जो चैप्टर नंबर 7 क्या है, यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति यानी एक प्रकार से कह सकते भैया जो व्यापार बढ़ गया, इंडस्ट्री लग गई, उद्योग धंधे लग गए, वो यूरोप में किस प्रकार से लगे या यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति कैसे आई। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें वाणिज्यिक क्रांति की स्थान का पता लगाना। भैया वाणिज्यिक क्रांति कहाँ हुई, कौन कौन से स्थानों से हुई। दूसरा देखिएगा वाणिज्यिक क्रांति की स्थापना, मूल वृद्धि और धातु। देखो भैया वाणिज्यिक क्रांति एक प्रकार से इंडस्ट्री लग गई, कंपनी लग गई। जो पूरा यूरोप एक प्रकार से सामंती समाज था, अब वहीं पर कह सकते पूंजीवादी समाज पूंजीवाद आता है और वहां पर इंडस्ट्री लग जाती है, कंपनी लग जाती है। ठीक है, वाणिज्यिक क्रांति का ग्रामीण आधार है। देखो भाई वाणिज्यिक क्रांति में जो कंपनी लगी, जो इंडस्ट्री लगी, भाई जो कंपनी लगी उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, तो कच्चा मालों के लिए हमारा जो गांव थे वहां से कच्चा माल बहुत ज्यादा था। यानी जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र से ही कह सकते हो कि वाणिज्य क्षेत्र के लिए जो कच्चा माल होता था वो आता था। औद्योगिक उत्पादन, उद्योग धंधों में उत्पादन बढ़ा, कंपनी लगी, इंडस्ट्री लगी और उन उद्योग धंधों ने एक प्रकार से वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाया, यानी खरीद फरोख्त को बढ़ाया। ठीक है, अब देखिएगा बैंकिंग स्थापना का उद्भव और यूरोपीय बाजारों में पूंजी की उपलब्धता। देखो भाई जब उत्पादन बढ़ा, जब उद्योग धंधे बढ़े तो जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनका भी एक प्रकार से उद्भव हुआ, उनकी भी शुरुआत हम लोगों को यूरोप में देखने को मिलती है। तो अब देखिएगा सबसे पहले क्या है, देखिएगा यूरोप की प्रारंभिक आधुनिक सदियां मध्यकाल में निरूपक राजनीतिक कला, प्रबल धार्मिकता, स्थानीय विनिमय और आंतरिक युद्ध के कारण मध्यकाल में राष्ट्र राज्यों के तहत राजनीतिक सुदृढ़ीकरण, सुधारक धर्म परंपराओं में सुधार, नया ज्ञान, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, पुनर्जागरण का उद्भव और भौगोलिक खोजों और यात्राओं, लंबी दूरी का व्यापार, वाणिज्यिक कंपनियों की दिशा में संक्रमण को चिन्हित किया जा सकता है। देखो अगर मैं यूरोप की बात करूं तो भैया यूरोप में मध्यकाल में, पूरे यूरोप में मध्यकाल में राजनीतिक स्थिरता है। राजनीति यूरोप में कहीं पर भी स्थिर नहीं है। दूसरा क्या, धर्म का बहुत ज्यादा भैया बोलबाला पूरे यूरोप में मध्यकाल में। तो मध्यकाल में पूरा यूरोप एक प्रकार से धार्मिक आडंबर में, क्या कह सकते, धार्मिक आडंबर में है। दूसरा आंतरिक युद्ध बहुत ज्यादा है। यूरोप जो है इंटरनल यानी आंतरिक एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दूसरा यहाँ पर धर्म सुधार भी बहुत ज्यादा हुआ था, नया ज्ञान आता है और यहाँ पर पुनर्जागरण जो होता है उसके जरिए यहाँ पर भौगोलिक यात्राएं होती हैं और कई प्रकार की समुद्री यात्राएं की गई। समुद्री यात्राओं करने से कह सकते यूरोप में लंबी दूरी का जो व्यापार है वो बढ़ता है। यहाँ पर व्यापारिक कंपनियों की दिशा में काफी कुछ काम होता है, पूरा मध्यकाल में होता है। यानी मध्यकाल में कह सकते हैं कि यूरोप जो धार्मिक आडंबर में है, धार्मिक चीजों में धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला है, राजनीति की स्थिरता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि यूरोप में
धार्मिक सुधार होता है, नया ज्ञान आता है जिसको हम प्रबोधन काल कहते हैं, और उस प्रबोधन काल ने कह सकते हैं कि यूरोप में विज्ञान की सदी लेकर के आता है, और उस विज्ञान की सदी एक प्रकार से पुनर्जागरण को लेकर के आती है। पूरे यूरोप में नई-नई टेक्नोलॉजी आती है, नए-नए आविष्कार होते हैं, उन नई-नई तकनीक ने कह सकते हैं कि समुद्री यात्राओं को आसान बनाया। समुद्री यात्राओं के ज़रिए कह सकते हैं पूरे यूरोप के लोगों ने नए-नए अपने उपनिवेश बनाए और नए-नए मार्गों की खोज की, और आने वाले समय में वहाँ पर जिस प्रकार से वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, व्यापारिक कंपनियाँ बढ़ती हैं, यानी पूरा जो यूरोप है मध्यकाल में आगे तरक्की करने की दिशा में था। आरंभिक आधुनिक सदियों में परिवर्तन के प्रेक्षण पथ पर आधारित कुछ विद्वान इन परिवर्तनों को क्रांतिकारी मानते। देखो भाई, यूरोप में जो बदलाव हो रहे थे वो पूरी तरह से क्रांतिकारी बदलाव थे, बड़े बदलाव थे, जैसा कि मार्क्सवादी विचारक मानते हैं। वहीं अंसल मत है कि एक प्रबल भौतिक क्षण से दूसरे क्षण में लंबी उद्भव की प्रक्रिया मानते हैं। हालांकि दोनों समूह इन आरंभिक आरंभिक आधुनिक सदियों में, यानी लगभग 15वीं शताब्दी के मध्य दशक में 18वीं शताब्दी के मध्य दशक में भौगोलिक और सांस्कृतिक संक्रमण के रूप में स्वीकार करते हैं। समय के साथ विद्वानों ने इन परिवर्तन के केंद्रों को समझने का प्रयास, जो यूरोप में कह सकते हैं भैया 15वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी में काफी परिवर्तन हो रहा है, और यूरोप एक प्रकार से मध्यकाल से निकल करके किस प्रकार से वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी, किस प्रकार से यूरोप जहां पर धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था, जहां पर कह सकते जहां जिसको कहा जाता कि वहां पर अंधकार की सदी थी, और वहां पर वैज्ञानिक खोजें होती हैं, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, और एक प्रकार से जो पूरा यूरोप होता है वह मध्यकाल से निकल करके आधुनिक काल में प्रवेश कर जाता है। जिस यूरोप में कह सकते हैं सामंतवाद चल रहा था, वह सामंतवाद के पतन होने के बाद वहां पर जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, और औद्योगिक क्रांति ने कह सकते कि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, यानी उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर देखो भाई यूरोप में जब विज्ञान आता है तो विज्ञान ने क्या एक प्रकार से वहां पर उत्पादन खूब बढ़ा दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा बेहतर हो गया, कृषि क्षेत्र इतना ज्यादा बढ़ा कि कृषि क्षेत्र ने एक प्रकार से व्यापार क्षेत्र को या वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने में कह सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रयास किया। कुछ लोगों के अनुसार यह भी कहा जाता कि पुनर्जागरण का भावना इस द्वारा गढ़ी गई कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हमें मध्यकाल में देखने को मिला, और दूसरों के आने वाले आधुनिक विश्व को आकार देने वाले बदलाव में सुधारवादी प्रवृत्ति हम लोगों को देखने को मिलती है। कहां पर? यहाँ पर सुधारवाद है। आर्थिक विद्वानों ने नए विश्व की खोज और आविष्कारों और पुराने विश्व के नए मार्गों की खोज की। देखो यूरोप में जिस प्रकार से नई नई खोजें होती हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं, उन नई खोजों ने क्या किया कि पूरी तरह से यूरोप में का विज्ञान ने क्या किया कि भाई नई नई तकनीक आती है, नई नई खोज होती हैं, यानी उत्पादन जो था बहुत ज्यादा बढ़ा यूरोप में। और उत्पादन ने क्या किया कि वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियों को वाणिज्यिक मतलब भैया व्यापार, व्यापारिक गतिविधियां जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खरीदना बेचना, गांव से सामान को ले आते थे, ग्रामीण क्षेत्रों से ले आते थे, शहरी क्षेत्रों में भाई जो इंडस्ट्री लग गई उनके लिए जो कच्चा माल है वो सारा वहां पर आने लगा। ठीक है, एक प्रकार से यूरोप में। और इसके परिणाम स्वरूप नए खुले बाजार का विनिमय हुआ, आदान प्रदान बढ़ा और संपर्क क्षेत्र खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नए बाजार खुल गए और नए नए शहरी केंद्रों का विकास हुआ, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय विनिमय को सुगम बनाया। इस नई विश्व में राजनीतिक सीमाओं का महत्व कम था और विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक आदान प्रदान का जो प्रसार था बहुत बेहतर हुआ, यानी बढ़ रहा था। अगर आप देखेंगे तो यूरोप में एक प्रकार से कह सकते कि वाणिज्यिक जो क्रांति है, जो वाणिज्यिक गतिविधियां, जो व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। मध्यकाल में इसके हम लोगों को लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन आधुनिक काल में हमें बड़े रूप में दिखाई देगा। देखेगा अगला क्या है, वाणिज्यिक क्रांति के स्थान का पता लगाना। देखो कुछ विद्वानों के लिए यूरोप मध्यकाल का अंत वाणिज्यिक और व्यापार के उद्घाटन द्वारा हुआ। देखो कुछ लोग कहते हैं कि जब यूरोप में मध्यकाल समाप्त हो रहा था, उसी समय कह सकते कि यूरोप में व्यापार और वाणिज्यिक जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो रही थी। अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप, देखो अरब ने जब यूरोप पर आक्रमण किया, अरब का जो आक्रमण होता है तो जिससे पश्चिम और समृद्ध और पूरब में मध्य में व्यापार के राजनीतिक अवरोध टूट गए। ठीक है, रॉबर्ट्स ने यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति के आरंभ को यहूदी व्यापारियों को वर्चस्व और
उनके विकसित अफ्रीकी, एशिया, यूरोपीय बाजारों के मध्य और लंबी दूरी व्यापार को नियंत्रित करने वाली संस्था के कारक माने। देखो, अगर एक इतिहासकार कहता है, क्या बोला मैंने, एक इतिहासकार कहता है कि यूरोप में जो वाणिज्यिक गतिविधियां थी, जो व्यापार यानी जो वाणिज्य यानी जो व्यापार बढ़ा या जो चीजें बढ़ी, उसका कारण क्या था कि यहूदियों का व्यापार में वर्चस्व हुआ। साथ में कह सकते कि भाई मेरे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यहाँ के बाजारों में लंबी दूरी का व्यापार होने लगा। लंबी दूरी में यानी किसी भी चीज को दूर दराज तक बेचा जाने लगा। ठीक है, लंबी दूरी का व्यापार खूब हुआ। ठीक है, उनके शब्दों में 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के आरंभ में लंबी दूरी के व्यापार ने न केवल ईसाई देशों में बल्कि इस्लामिक देशों में यहूदियों का वर्चस्व अंकित किया। देखो भाई, यहूदी, देखो जब लंबी दूरी का व्यापार बढ़ा 10वीं और 11वीं शताब्दी में, और इस लंबी दूरी के व्यापार ने कह सकते कि वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने में एक काम किया, यानी लंबी दूरी का व्यापार। दूसरा है समुद्री यात्राएं। समुद्री यात्राएं करके इन लोगों ने नए नए उपनिवेशों की खोज की, नए नए औद्योगिक जहां पर ये लोग अपने सामान को बेच सकते थे, उन देशों की जब इन्होंने खोज की, इससे क्या हो भाई, लंबी दूरी का व्यापार बढ़ा, समुद्री यात्राओं से नए नए मार्गों की खोज हुई, और इन चीजों ने क्या किया कि वाणिज्यिक क्रांति को लाने में यूरोप में बहुत ज्यादा मदद की। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मसाले और अन्य आवश्यक वस्तुएं पूर्वी व्यापार से इतालवी व्यापार के मार्ग का वर्चस्व इसे निर्धारित बनाने के लिए विकसित एक संस्था के रूप में कहा जा सकता है। वर्षों से विद्वानों ने, यानी जो विद्वान है वो क्या कहते हैं कि यूरोपीय वाणिज्यिक प्रारूप में बदलाव और महाद्वीप में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के जिसके परिणामस्वरूप प्रभाव दिया। देखो क्या देखो, यूरोप में अगर आप देखोगे 13वीं शताब्दी, 10वीं से 11वीं शताब्दी, इन शताब्दियों में अगर देखोगे कि जिस प्रकार से यूरोप में लंबी दूरी का व्यापार बढ़ा, समुद्री यात्राओं के जरिए नए नए केंद्रों की खोज की गई, नए नए उपनिवेशों को ढूंढा गया, नए नए व्यापारिक मार्ग आए। दूसरा, यहाँ पर जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, इन सारे परिवर्तनों ने, इन सारे बदलाव ने कह सकते कि यूरोप में भाई वाणिज्यिक यानी व्यापारिक गतिविधियों को और व्यापारिक मार्गों का धीरे धीरे कह सकते धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये सारा रीजन है। अगर देखोगे धीरे धीरे कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को जो प्रयास है वो हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता। आप देखोगे वाणिज्यिक क्रांति की स्थापना देखिएगा कैसे हुई, देखिएगा 16वीं शताब्दी से पूर्व पूरी दुनिया में भैया प्लेग फैला। तुम सबको हम लोगों ने प्लेग की, हम लोगों ने पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी। प्लेग बीमारी इतना फैली कि युद्ध और अकाल के कारण मध्यकाल में सामंती, देखो भाई सामंतवाद का जब पतन हुआ और मध्यकाल में जब प्लेग फैला और जब अकाल पड़ा, इन चीजों ने क्या किया कि सामंती जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से समाप्त होने वाली थी। सामंतवाद का पतन हुआ, जिससे जिन्होंने कृषक गतिविधियों को संभव बनाया और भूमि स्वामित्व रचनाओं में परिवर्तन किए, ऐसे सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को संभव बना जिसने व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि की और विस्तार को बढ़ा। देखो भाई, जब 16वीं शताब्दी में प्लेग बीमारी फैलती है, युद्ध और अकाल जैसी परिस्थितियां पड़ती हैं, इस वजह से क्या हो कि पूरे यूरोप में भैया सामंतवाद का पतन हुआ, और सामंतवाद का जब पतन हुआ तब सामंतवाद की जगह पर एक नई चीज आती है जिसको हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जब खास तौर से सामंतवाद के पतन ने जब वहां पर व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे क्या बढ़ेंगी, बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि एक प्रकार से उसके बाद वाणिज्य यानी व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं, और उन व्यापारिक गतिविधियों ने क्या किया कि वाणिज्यिक क्रांति को लाने में मदद किया। सामंतों और चर्चों के मध्यकाल में यूरोप में सामाजिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्रण भंग होने लगा और पूरे यूरोप में राजनीतिक माहौल में समकालीन मंथन हुआ। मध्यकालीन राज्यों की बढ़ती इच्छाओं के तहत ज्यादा संसाधन को नियंत्रित करने वाले विशाल और विविध क्षेत्रों में प्रभाव कायम करने की जरूरत थी, ताकि अकाल और आपदा की घड़ी में जनता की सहायता के लिए कुलीन वर्गों के सदस्यों की विलासिता की वस्तुओं के लिए बढ़ती इच्छाओं को पूरा करने के संसाधन उपलब्ध हो। ओटोमन पूर्वी और विजय पाना संभव हो गया। राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का पादरी वर्ग के प्रति द्वंद्व हुआ, जबकि मध्यकाल में प्रतिबंधक सामाजिक नैतिकता का स्रोत था। धन की इच्छा, लंबी दूरी का व्यापार ने क्या की कर साहूकारों के परिवारों का ऋण। देखो क्या यहाँ पर, देखो ये क्या गई कि जब सामंतवाद हटा, ठीक है, जब सामंतवाद गया और सामंतवाद के जाने से क्या हुआ कि वहां पर वाणिज्यिक
क्रांति की स्थापना धीरे-धीरे होने लगी। अगर आप देखेंगे कि जब सामंतवाद खत्म हो रहा था, सामंतवाद के खत्म होने का कारण क्या है? भैया किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। दूसरा क्या कि प्लेग की बीमारी ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। क्या हुआ? प्लेग की बीमारी ने पूरा इकोनॉमी को हिला के रख दिया। भैया यूरोप की इकोनॉमी पूरी हिल गई, अर्थव्यवस्था हिल गई है और यूरोप में जब पूरी इकोनॉमी हिल गई, तो उसके बाद जब वहाँ की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, तो उस रफ्तार में क्या हो कि पुरानी जो परंपराएं थी, पुराने जो चीजें थी, वो चीजें वहां से हटने लगती हैं। अब यहाँ से कह सकते लंबी दूरी का व्यापार होने लगा और लंबी दूरी के व्यापार ने क्या किया कि भाई एक सामान को दूसरी सामान से दूर दराज तक भेजा जाने लगा और इससे क्या की वाणिज्यिक क्रांति हुई। जो गांव में उत्पादन होता था वो शहरों की तरफ आने लगा। क्या जो गांव में उत्पादन होता था भाई वो सारा उत्पादन शहरों की तरफ आने लगा और शहरों में धीरे धीरे एक प्रकार से कह सकते कि उद्योग धंधे ज्यादा लगे या वहां पर गांव में जो चीजें थी यानी कृषि क्षेत्र ने पूरी तरह से कह सकते कि वाणिज्य क्षेत्र को मदद किया और इन चीजों ने कह सकते कि वहां पर कि भाई जो सामंतवाद था, सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ लोग आगे बढ़े कि भाई जो पूरा एक प्रकार से सामंतवाद था वह पूंजीवाद, हर कोई व्यक्ति जाकर के खुला बाजार हो गया, कोई व्यक्ति भी जाकर के अपनी वस्तुओं को बेच सकता था, मुनाफा कमा सकता था। तो सामंतवाद के पतन ने कह सकते कि वाणिज्यिक क्रांति की स्थापना की और वहां पर जिस प्रकार से प्लेग की बीमारी फैलती है उसने सामंतवाद को गहरी चोट पहुंचाई और सामंतों ने जिस प्रकार से किसानों का शोषण किया, जिस प्रकार से उन्होंने उनका दमन किया, वो किसान भैया खेत छोड़ करके भाग गया। तो किसान एक प्रकार से उससे इतना ज्यादा लगान ले लिया, इतना ज्यादा टैक्स ले लिया कि वो बदहाल हो गया और किसानों ने जिस प्रकार से विद्रोह किया कि वो खेती नहीं करेंगे और खेती छोड़ करके जो किसान वर्ग है अब धीरे धीरे वो शहरों की ओर आगे बढ़ा और जब भाई पूरा गांव, पूरा जो कृषि सेक्टर है, जब वह खेती उसमें लंबे ज्यादातर लोग खेती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो शोषण और दमन था, सामंती व्यवस्था में इतना ज्यादा उनका शोषण हुआ कि अब वह धीरे धीरे गांव में गांव छोड़ करके धीरे धीरे आकर के शहरों में बसे और शहरों में जिस प्रकार से वाणिज्य किया, जिस प्रकार से व्यापार किया और उन व्यापारिक चीजों ने क्या किया कि वहां पर भैया वाणिज्यिक क्रांति की स्थापना की और हम लोग कह सकते कि वहां पर पूंजीवाद आया। ठीक है, अब देखो मूल वृद्धि और धातु उद्वहन। देखो भाई सबसे पहली बात है कि जो वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ी उसके पीछे की 16वीं शताब्दी में यूरोप में आवश्यक वस्तुओं की मूल वृद्धि हो गई। भैया जरूरत की जो चीजें हैं वो महंगी होने लग गई। कहां पर? यूरोप में। हर जरूरत का सामान जो भैया महंगाई बढ़ने लग गया। कहां पर जी? यूरोप में। अरे सब कब हो रहा भैया? 16वीं शताब्दी में। अरे 16वीं शताब्दी से तो वाणिज्यिक गतिविधि बढ़ेगी और औद्योगिक क्रांति होगी, उद्योग धंधे लगेंगे। ठीक है जी। तो क्या हुई? 16वीं शताब्दी में महंगाई बढ़ गई, यानी जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी होने लगी। यह मूल्य वृद्धि महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, जबकि उससे पहले सदियों तक प्रचलित मूल्य से उनकी तुलना की जाए, हालांकि मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहा, 2-3% के भीतर ही रहा, लेकिन यह मौजूदा प्रारंभिक आधुनिक संरचनाओं के टूटने का महत्वपूर्ण कारण बना। कुछ विद्वानों ने वस्तुओं के मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति को इतना रूपांतरणकारी माना कि इसने बाद के काल में पूंजीवाद के समाज में आर्थिक प्रणाली करे। भैया मूल्य इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गई कि जिस वजह से वहां पर कह सकती पूंजीवादी समाज आया और पूंजीवाद का जन्म हुआ। कि मूल वृद्धि, मूल क्रांति की संज्ञा का प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया गया। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि निर्वाह व्यय के रूप में हुई। वृद्धि ने सर्वप्रथम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के स्रोतों में देखा जा सकता है। इसमें समस्त वस्तुओं में मूलतः खाद्यान्न, विशेषकर जो अनाज था वो महंगा हो गया। यह वृद्धि वस्त्रों और धातुओं जैसी औद्योगिक वस्तुओं के मामले में न्यूनतम थी। देखो भैया जो उद्योग धंधे में जो चीजें बनती थी वह चीजें तो सस्ती थी, लेकिन खाने पीने की जो चीजें थी वह महंगी हो रही थी। क्या था भैया? खाने पीने का जो सामान था महंगा हो रहा था। दक्षिण में नीदरलैंड में मछली, पनीर और अन्य समुद्रिक जैसे दूध की तुलना में अनाज के दामों में वृद्धि हुई। देखो भैया मछली सस्ती थी, पनीर सस्ता था, दूध सस्ता था, लेकिन जो अनाज के दाम थे वो महंगे हो गए और ज्यादा तीव्र और अत्यधिक थी। 1460 और 1559 के बीच स्वीडन में मक्खन, लौंग, अन्य जो वस्तुएं थी उनका तुलना में राई और जौ में का मूल्य बेहद ज्यादा था। भैया देखो
अगर मक्खन सस्ता है, अन्य चीजें सस्ती है, लेकिन जो राई है और जो जौ है ये बहुत महंगा हो गया है। 1550 और 1660 के बीच इंग्लैंड में मूल्य में चौगुना वृद्धि हो गई। यानी भैया खाने पीने की जो चीजें हैं वो हद से ज्यादा महंगा हो रहा है। और ये सब कहाँ हो रहा है? पूरे यूरोप में हो रहा है, यानी इंग्लैंड में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, ठीक है, और नीदरलैंड में हो रहा है, ठीक है। जबकि मीट मवेशी धातु के उत्पाद उस काल में दोगुना वृद्धि हुई। जो मीट है और जो मवेशियों के खाने मवेशी जो है, मीट मवेशी जो है, इनके जो रेट हैं दुगने हो गए हैं। 1620 और 1621 में जर्मनी में कुछ स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर के राई का उत्पादन का मूल्य 14 से 15% बढ़ गया है। यानी राई मतलब राई का जो सरसों, ठीक है। फ्रांस में 16वीं शताब्दी के दौरान अनाज के दाम में, भैया देखो फ्रांस में जो अनाज के दाम है 10 गुना बढ़ गए हैं, 10 गुना महंगा हो गया। जबकि उसी समय दूध उत्पादन 8 गुना वृद्धि, दूध भी भैया 8 गुना महंगा हो गया है। अनाज के मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि, भैया अनाज सबसे ज्यादा महंगा कहाँ पर हुआ था? स्पेन में हुआ है, जहां हैमिल्टन के अनुसार 1601 से 1660 के बीच मूल्य का स्तर 3.4 गुना बढ़ गया। पिछली शताब्दियों के मुकाबले ब्राउन और के अनुसार खाद्यान्न का सूचकांक बिंदु मूल्यों में सबसे उच्चतम फ्रांस में था। बाद में भैया फ्रांस और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी, खाने पीने की चीजें खूब महंगी हो गई है, ठीक है। विद्वानों ने सामान्यतः मूल वृद्धि की शुरुआत के संदर्भ में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे अनिवार्य रूप से 16वीं शताब्दी की घटना, जो कई सारे इतिहास कहते हैं भैया 16वीं शताब्दी में जो रेट हैं, ठीक है, जो रेट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर इसे 15वीं शताब्दी के मुकाबले विकास को खोजते हैं। कैम्ब्रिज आर्थिक इतिहासकार 15वीं शताब्दी के मध्य वस्तुओं के मूल्यों में एक स्थिर वृद्धि और प्रवृत्ति देखते हैं, विशेषकर कृषि। देखो भैया जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो उत्पादन है, कृषि क्षेत्रों का जो उत्पादन है वो बहुत महंगा हो गया है। जैसे अनाज, खाने पीने की चीजें, जो अनाज है, जो खाने पीने की चीजें हैं वो ज्यादा क्या हो गई? बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। वह कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि के बावजूद हमेशा एक ऊर्ध्वामुखी प्रवृत्ति थी। उनके अनुसार मूल्यों में उतार चढ़ाव की अवधि में सामान्यता मतभेद है। जहां कुछ के अनुसार स्पेन में 1580 में सामान्यता मंदी की शुरुआत हुई है, वहीं अन्य विद्वान 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसका समान रुझान पाते हैं। जर्मनी में 1620 के दशक में इर्द गिर्द मंदी की शुरुआत हुई, जबकि उत्तरी यूरोप में मंदी के संकेत थे, परंतु घटे मूल्यों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखो कुछ लोग कहते हैं देखो मूल वृद्धि तो हुई, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम लोगों को वहां पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंदी भी हम लोगों को देखने को मिलती है। विद्वानों का सामान्य विचार यह है कि यूरोप में मूल वृद्धि में उतार चढ़ाव एक घटना थी। 12वीं और 13वीं शताब्दी में मूल वृद्धि हुई, आने वाली सदियों में मूल्यों में गिरावट हुई। पहले भैया मूल वृद्धि खूब हुई, बाद में जो रेट है वो डाउन हो गए। लगभग 15वीं शताब्दी में अगर देखेंगे मूल्य ऊंचे रहे, जिसके कारण लगभग एक शताब्दी तक मंदी रही और एक अन्य काल रहा। फिर पुनः 18वीं शताब्दी में मूल वृद्धि हुई। पियरे के अनुसार 1504 से लेकर के 1550 की अगर मैं बात करूं तो इस काल में मूल्यों में स्थिर वृद्धि अनुभव की गई, जिसके बाद 1550 और 1562 तक कह सकते हो कि एक अल्प मंदी थी। अगले 50 वर्षों के समय में पुनः एक उल्लेखनीय मूल्य बढ़े, जिस कारण मंदी का काल आया। यानी देखो जब महंगाई बढ़ती थी कुछ समय के बाद मंदी आ जाती थी, और फिर मंदी जब आती थी उसके बाद फिर महंगाई बढ़ती थी। तो मंदी और महंगाई जो है यह लगातार चलती रहती थी। और जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण क्या कि वहां की जो पुरानी व्यवस्था है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और उस पुरानी व्यवस्था में क्या है, उस पुरानी व्यवस्था के में हम लोग देखेंगे कि वहां पर एक नई व्यवस्था का क्या होगा, जन्म होगा। क्या होगा? उस पूरा, ठीक है, वो जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी वो पुरानी व्यवस्था हटेगी और एक नई व्यवस्था है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, वाणिज्यिक क्रांति का ग्रामीण आधार। देखो भाई यूरोप में जो पूरी वाणिज्यिक क्रांति हुई है उसका आधार क्या है? ग्रामीण आधार है। क्या है? गांव का आधार है। ग्रामीण आधार ने ही क्या किया कि वाणिज्यिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई। देखो गांव में भैया खेती का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ा और इतना ज्यादा हुआ कि उस गांव के उत्पादन ने क्या किया, ग्रामीण उत्पादन ने क्या की, वाणिज्यिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या हुआ, गांव में जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन पूरी तरह से क्या करता था कि भाई जो वाणिज्यिक गतिविधियां, भाई
अगर गांव में उत्पादन होगा तो सारी चीजें शहर में आएंगी, और शहर में जब खरीद फरोख्त बढ़ेगी, चीजों को जब खरीदा और बेचा जाएगा, इससे क्या हुआ कि वाणिज्यिक क्रांति हुई, और वाणिज्य और जो व्यापार है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर हम देखेंगे बढ़ जाएगा। औद्योगिक उत्पादन क्या, अगला देखिएगा। 16वीं शताब्दी में उद्योग और कृषि का विकास घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की प्रगति में सहायक था, सहयोगी अनुकूल थी। 16वीं शताब्दी से पहले सदियों में उत्पादन तकनीकी में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन काफी प्रवेश हो चुका था। जैसे कहा, देखो अगर देखो सिंपल सा कहने का मतलब, देखो मैं क्या बता रहा हूँ भाई, कि जब एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, तो कृषि क्षेत्र का जो कच्चा माल होगा वो हमारे उद्योग धंधों में काम आएगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। अरे एक बताओ, अगर इंडस्ट्री लग जाएगी, अगर कंपनी लग जाएगी, भैया उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? तो भाई जो कच्चा सारा माल होता था, वो कच्चा माल हमें कृषि क्षेत्र से मिलता था। यानी क्या यही कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र ने औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग धंधों की मदद की, और उद्योग धंधों ने एक प्रकार से कह सकते कृषि क्षेत्र की मदद की। यानी दोनों एक प्रकार से रिलेट कर रहे हैं, क्या दोनों एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। कि भाई जब सामंतवाद का पतन हुआ, सामंतवाद के बाद क्या कि वहां पर देखोगे कि जब नए नए आविष्कार हुए, तो नए नए आविष्कारों ने क्या किया कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन किया। देखो कृषि में जब उत्पादन बढ़ा, भाई जब खेती में उत्पादन बढ़ा, तो उसको जब एक्स्ट्रा उत्पादन होगा तो भैया उसको बेचा जाएगा, तो उसके बेचने के लिए क्या कि वहां से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, एक प्रकार से वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ी। और खेती में भाई जो कच्चा माल होता, जो खेती से जो कच्चा माल था, वह कंपनियों में काम आने लगा। इसलिए कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी जो कृषि क्षेत्र है, उसने व्यापारिक गतिविधियों वाणिज्यिक गतिविधियों बढ़ाने में मदद की। साथ में जो कृषि क्षेत्र है वह औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक उत्पादन में उसने मदद की, क्योंकि उद्योगों के लिए जो हमें कच्चा माल चाहिए था, वो सारा हमको कच्चा माल कहाँ से मिलने लगा? कृषि क्षेत्र से मिलना। तो कह सकते कि कृषि क्षेत्र जो है, और जो हमारा कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र ने औद्योगिक क्षेत्रों की मदद की, और कृषि क्षेत्र में जब ज्यादा उत्पादन हुआ, भाई अनाज ज्यादा पैदा होने लगा, गेहूं चावल जौ बाजरा मक्का ज्यादा पैदा होने लगा, तो इन लोगों ने क्या किया, इससे क्या किया कि हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां थी, व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी, हमारी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी। और इससे क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी और आते आते क्या हुआ कि औद्योगिक उत्पादन खूब ज्यादा बढ़ा, और औद्योगिक उत्पादन ने कह सकती उद्योग धंधे लगे, इंडस्ट्री लगी, कंपनी लगी। और जो पूरा यूरोप मध्यकाल में था, वह मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश कर जाता है, और औद्योगिक उत्पादन ने और कृषि उत्पादन ने व्यापारिक गतिविधियों और वाणिज्यिक क्रांति लाने में कह सकते हैं कि पूरी तरह से वह मददगार रही। ठीक है, क्या रही? वह पूरी तरह से क्या रही? मददगार रही। ठीक है, तो लगभग ये आपका जो रहेगा, ये पूरा जो चैप्टर है, 7वें चैप्टर में आपसे यही पूछा जाएगा। देखो बैंकिंग स्थापना, उद्भव और यूरोपीय बाजारों में देखो भाई क्या है, देखो जब पूंजी बढ़ी, जब किसान के पास पूंजी आई, जब लोगों के पास पैसा आया, तो बैंकिंग जो संस्थान है वो पूरे यूरोप में बढ़े। देखो वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार ने क्या किया कि पूरे यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उसने क्या की, बहुत ज्यादा मदद की। और इसकी वजह से वहां पर यूरोप में बैंकिंग संस्थाओं का उद्भव हुआ, यूरोप में बाजारों में पूंजी की उपलब्धता थी। तो भाई जब उत्पादन बढ़ेगा, देखो कृषि क्षेत्र के उत्पादन ने क्या किया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कृषि क्षेत्र के उत्पादन ने क्या किया कि कृषि क्षेत्र में भाई जब गेहूं चावल जौ बाजरा मक्का ज्यादा होगा, तो भैया व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ने से क्या कि हमारी वाणिज्यिक गतिविधि बढ़ गई। और जब हमारी जो कंपनियां लगी हैं, कंपनियों के लिए कच्चा माल हमको कहाँ से मिल रहा है? वो हमारा कृषि क्षेत्र से आ रहा है कच्चा माल। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के पास पूंजी आई, लोगों के पास पैसा आया, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। इससे लोगों के पास पैसा जब हुआ, सोना चांदी का प्रवाह जब ज्यादा हुआ, विनिमय ज्यादा हुई, खरीद फरोख्त ज्यादा हुई, तो इससे बाद वहां पर बैंकिंग संस्थानों की बैंक की स्थापना होती है, और यूरोप के बाजारों में पूंजी ज्यादा आने लग जाती है। लोगों के पास पैसा जब आएगा, तो बाजार धीरे धीरे बढ़ने लगे, और एक प्रकार से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह एक बाजार अर्थव्यवस्था। और देखो जब यूरोप के बाजारों में ज्यादा पैसा लगने लगा, तो उसने क्या किया, वह पूंजीवाद का क्या होगा, विकास होगा, और खुली मार्केट आएगी। लोग जाकर के मुनाफा कमाने के लिए वहां पर अपने वस्तुओं की या अपनी चीजों को वहां पर लोगों ने क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। तो 7वें चैप्टर में लगभग आपसे यही पूछा जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं।
क्वेश्चन लगभग यही आएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको आप लोग पढ़ करके जरूर जाइएगा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है इतना ही कर लीजिएगा, इसी में से आपका लगभग जो मैंने 7वें चैप्टर की बात की इसी में हो जाएगा। देखो भाई, जब वाणिज्यिक गतिविधि बढ़ेगी तो चीजों का बीमा होने लगेगा। बीमा वही है कि किसी चीज की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए लोग बीमा करवाने लगे। बीमा जैसे खास तौर से लंबी दूरी का व्यापार होता था उसका बीमा होने लगा। वाणिज्यिक गतिविधियों में किसी प्रकार का घाटा ना हो उसका बीमा होने लगा। तो इन चीजों का बीमा हुआ, बैंकिंग क्षेत्र बढ़ा और कह सकते हैं कि एक प्रकार से वाणिज्यिक गतिविधियों ने वहां पर कृषि उत्पादन बढ़ा और एक प्रकार से जो पूरा यूरोप है वह मध्यकाल से निकल के कह सकते हैं कि आधुनिक काल में क्या हो जाता है, वो प्रवेश कर जाता है। तो 7वें चैप्टर में लगभग यही पूछा गया है और इसी चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके क्या कर देना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा जो 7वां चैप्टर है वो समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर देख लेते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या है, पुनर्जागरण काल, मानवता, नए विचार और विज्ञान। इसमें खास तौर से पुनर्जागरण काल क्या है इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे, साथ में मानवता और कला के रूप क्या हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिएगा पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण काल। देखिएगा पुनर्जागरण क्या होता है, इसका अर्थ और व्याख्या देखो। सरल शब्द में पुनर्जागरण का है पुनर्जन्म या पुनर्जाग यानी फिर से जगना, फिर से चीजों को समझना। एक संकीर्ण दृष्टिकोण में इसे शास्त्रीय पुनरातन पुनरुद्धार के साथ जुड़े हुए एक आंदोलन के रूप में माना जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्राचीन यूनान और रोम में संस्कृत उनके साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला और रचनाओं के माध्यम से फिर से खोजी गई। उनके विचारों का विश्लेषण, व्याख्या की गई। प्रमुख ग्रीक ग्रंथों को बहाल किया गया और लैटिन में उसका अनुवाद किया गया। लेकिन पुनर्जागरण फिर से जागृति से कहीं अधिक है। इसने यूरोपीय समाज और संस्कृति को सभी पहलुओं को, देखो पुनर्जागरण में क्या भैया, यूरोप में जो समाज है, जो संस्कृति है, वो एक प्रकार से प्रभावित हुई, क्योंकि नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया गया। पुनर्जागरण आधुनिकता का युग है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि नए युग की शताब्दी, नए युग की शुरुआत होना ही क्या है, पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण बताता कि फिर से जगना, फिर से जागृत होना। पुनर्जागरण एक प्रकार का आंदोलन है। क्या है, पुनर्जागरण एक प्रकार का आंदोलन है जिसने कह सकते कि पूरे यूरोप को मध्यकाल से निकाल करके आधुनिक काल में पहुंचा दिया। क्योंकि पुनर्जागरण से पहले अगर आप देखोगे तो पूरा यूरोप जो था वहां पर धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला, किसका जी, धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला है। और धार्मिक आडंबर इतना ज्यादा था, धर्म का बोलबाला इतना ज्यादा था कि वहां पर कहा जाता कि जो भी चीजें हैं, अंतिम सत्य सिर्फ किताबों में लिखा गया है, धर्म में लिखा गया है। वह ईसाई धर्म में जो चर्च हैं, जो पादरी हैं, उनका वर्चस्व समाज पर इतना ज्यादा था कि पूरा समाज उनकी कही गई बातों को ही मानता था। कहा जाता था कि जो बाइबल है, बाइबल में ही अंतिम सत्य लिखा गया है। जो मनुष्य है वह अंतिम सत्य को नहीं जान सकता। क्या बोला मैंने, मनुष्य अंतिम सत्य को नहीं जान सकता है। सिर्फ जो एक प्रकार से जो हमारी जो किताबें हैं, जो चमत्कारिक बुकें हैं, जैसे बाइबल है, बाइबल में भैया अंतिम सत्य लिख दिया गया है। मनुष्य जो है वो अंतिम सत्य को नहीं जान सकता है। और जब पुनर्जागरण की शुरुआत होती है तो वहां पर नए नए विचारक आते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे रूसो हैं, ठीक है, इमानुएल कांट हैं। इन लोगों ने आकर के पूरे यूरोप को ये बताया कि भैया मेरे विज्ञान बहुत आगे है, साइंस बहुत आगे है, बल्कि धर्म जो है हम लोगों को पीछे ले जा रहा है। क्या, धर्म हम लोगों को पीछे ले जा रहा है। धर्म सिर्फ हमको युद्ध देता है। धर्म क्या है, धर्म हमको सिर्फ युद्ध देगा, बल्कि विज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को आगे बढ़ा सकती है। विज्ञान के जरिए हम लोग अंतिम सत्य को जान सकते हैं। पूरी दुनिया के बारे में जो जानकारी है वह सिर्फ हमें विज्ञान के जरिए मिल सकती है। जब वहां पर पुनर्जागरण की शुरुआत होती है तो पुनर्जागरण एक प्रकार से कह सकते हैं कि आधुनिकता की शुरुआत है, नए जमाने की शुरुआत है। इतिहासकारों ने अपने तरीके से पुनर्जागरण शब्द की व्याख्या की है और व्याख्या में योगदान दिया है। जैसा कि डेनिस द्वारा सुझाया गया कि पुनर्जागरण की धारणा मध्य 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी, भाई पुनर्जागरण को हम लोग 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक कहते हैं। कुछ लोग इसको 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक कहते हैं कि उस समय पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण की अवधारणा तो हम लोग कह सकते हैं कि यह
जिसका उपयोग विशेषकर इटली में कलात्मक विकास, देखो भैया पुनर्जागरण की शुरुआत इटली और फ्रांस में से हुई है। शुरुआत इटली से हुई थी। इटली में जिस प्रकार से कला का विकास हुआ, जिस प्रकार से तकनीक का विकास हुआ, जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आया, संस्कृति में परिवर्तन आया, ये सारी चीजें ही क्या कही जा सकती है, पुनर्जागरण की शुरुआत कही गई। शिक्षाविदों और विद्वानों ने जैसा कि कहा है, जैसे इटली के अनुसार पुनर्जागरण एक आंदोलन था। क्या है? इटली में अगर इटली के अनुसार क्या है, पुनर्जागरण एक आंदोलन था जिसने नए रूपों और दृष्टिकोण की शुरुआत की। भैया दुनिया को नए तरीके से समझो, दुनिया को देखने का नया नजरिया, नया दृष्टिकोण जो है वह पुनर्जागरण काल में हम लोगों को देखने को मिला। व्यक्तित्व का सर्वोच्चम प्राथमिकता, यानी व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भैया व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, बाकी समाज भी इंपॉर्टेंट है। देखो पुनर्जागरण से पहले हम लोग धर्म को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। इसलिए जब पुनर्जागरण की शुरुआत होती तो पुनर्जागरण सभी लोगों ने कहा कि हमारी जो पिछली शताब्दियां थी, हमारा जो पिछला समय था वो बहुत खराब समय था, बहुत बर्बर समय था, लेकिन आज की जो आने वाली शताब्दियां हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छी शताब्दी होने वाली है। क्योंकि पिछली शताब्दियों में पहले भैया सिर्फ धर्म का बोलबाला था, जहां पर ईसाई धर्म का, ईसाइयत का या धर्म इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक प्रकार से व्यक्ति अंधा हो गया था, उसको कुछ नहीं दिखता था। धर्म में, बाइबल में जो चीजें बोल दी गई थी लोग वही मानते थे। बाइबल जैसी चमत्कारी किताबों में कहा गया कि भैया मनुष्य जो है अंतिम सत्य को नहीं जान सकता है। मनुष्य जो है वो सिर्फ जो चमत्कारी किताबों में जो चीजें बाइबल में लिख दी गई हैं वही चीजों को जान सकता है। लेकिन जब ज्ञान की शताब्दी आती है या जब पुनर्जागरण का दौर आता है तो उस समय यूरोप के लोगों को लगा कि भाई विज्ञान बहुत आगे है, विज्ञान ही है जो पूरी दुनिया का उद्धार कर सकता है। और उसी यूरोप में कह सकते कि न्यूटन, मार्कोनी, गैलीलियो, एडिसन, जब नए ये सारे वैज्ञानिकों के नाम मिले, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, एडिसन बल्ब की खोज की, मार्कोनी एक प्रकार से अगर आप देखो रेडियो की उसने खोज की या दूरबीन की खोज की। जब नई नई खोजें होती हैं, बल्ब की जब खोज की तो बल्ब जब भैया रात में जला तब लोगों को लगा कि हाँ विज्ञान ही है जो सबसे आगे है, विज्ञान ही हमारे जीवन को बदल सकता है। और वहां पर जिस प्रकार से पुनर्जागरण का दौर चलता है उसके बाद अगर आप देखेंगे जब वहां पर समाज सुधार होता है और विज्ञान ने कह सकते पूरे यूरोप को बदल करके क्या कर देता है, रख देता है। पुनर्जागरण कोई एक विशिष्ट घटना नहीं है बल्कि पूरे युग को विभाजित करने वाली घटना थी। सदियों में ऐतिहासिक लेखन पर हावी रहा। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि पुनर्जागरण एक घटना ही नहीं है, इसे चल रहे ऐतिहासिक घटनाक्रमों के दायरे में हम लोग इसको देख सकते हैं। पुनर्जागरण या सांस्कृतिक पुनर्जागरण सिर्फ एक समय अवधि में नहीं हुआ, यह 9वीं शताब्दी से शुरू होता है जो कि हम लोगों को 17वीं से 12वीं शताब्दी में ज्यादा दिखाई देता है। पुनर्जागरण अरबों के संपर्क के मध्य यूनानी, रोमन और कानूनों का पुनरुद्धार के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यूनान और रोम संस्कृति को फिर से जागृत इटली में अचानक उथल-पुथल के रूप में नहीं आई है। इतिहासकारों ने पुनर्जागरण में इटली की भूमिका, देखो इतिहासकार मानते भैया पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वह इटली से हुई है, लेकिन इटली में जिस प्रकार से संस्कृति का विकास हुआ, जिस प्रकार से समाज में बदलाव आया, वही पुनर्जागरण की कह सकते नींव बना। क्योंकि इटली में प्राचीन रोम सभ्यता की मातृभूमि थी। नतीजतन 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में पुनर्जागरण में यूरोप में पुनर्जागरण को यूरोप में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में आंदोलन था। देखो संस्कृति, सभ्यता, समाज, इसमें जब परिवर्तन आया उसी को हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं पुनर्जागरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस आंदोलन ने पादरी और पंडित संदर्भी संस्कृति से अलग एक नई संस्कृति की अपना रास्ता बनाया। इस अर्थ में पुनर्जागरण शास्त्रीय शिक्षा का पुनरुद्धार से कहीं अधिक था। इसने पुनर्जागरण जो था उसने मानवता, व्यक्तित्व और व्यक्ति को ज्यादा प्रधान माना। व्यक्ति के अधिकारों को उसने बल दिया। किसने? पुनर्जागरण जो था मानवता के साथ है, वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। पुनर्जागरण की शुरुआत ने पूरे यूरोप में यह मैसेज दिया कि व्यक्ति ना तो भैया गोरा है ना तो काला है, श्वेत और अश्वेत का जो भेदभाव उसको मिटाने की बात करता है। मानवता सबसे बड़ी चीज है। दूसरा कला, सभ्यता, संस्कृति, मूर्ति, संगीत, इसको आगे बढ़ाने में जो है कह सकते जो पुनर्जागरण का दौर है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते पूरे यूरोप में निभाई है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे यूरोप में कला हो,
वास्तुकला हो, पेंटिंग हो, संगीत हो, मूर्ति कला हो या अन्य इन सारी चीज़ों में कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक जो था बड़ी भूमिका निभाई। अगला मानवतावाद क्या? भाई देखो, पुनर्जागरण ने ही बताया कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो व्यक्तिवाद है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर सकता है, व्यक्ति स्वयं क्या है निर्भर है। देखो, इतालवी पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विषय वस्तु मानवतावाद थी। यह एक शब्द था जिसका उपयोग 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पुनर्जागरण के विचारकों के वर्णों को बताने के लिए किया। उन्होंने अपना ध्यान इस दुनिया में मनुष्यों की गरिमा, देखो, मानवतावाद कहता है कि भैया जो मनुष्य है उसकी गरिमा बनी रहे, उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे, मनुष्यों को विशेषाधिकार की बात करता मानवतावाद। मानवतावाद कहता है कि मनुष्य जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मनुष्य के इर्द गिर्द ही हमारी सारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है वह घूम रही। यह मानवतावादी आंदोलन नौ प्लेटोनिक दर्शन पर आधारित था, जिसने सामंती और चर्च संबंधी संस्थाओं की बजाय, देखो, पहले भैया सामंतवाद को महत्वपूर्ण माना गया और जो चर्च हैं, जो पादरी हैं, उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन एक प्रकार से पुनर्जागरण ने क्या किया कि भाई मानव के मूल्यों को, मानवतावाद को ज्यादा किसने जोर दिया? पुनर्जागरण के दौर में मानवतावादियों का मानना है कि दैव सत्ता और पारंपरिक संस्थाओं पर भरोसा किए बिना बिना मानव मस्तिष्क स्वयं सोचने में सक्षम है। देखो, पहले भैया यूरोप के लोग मानते थे कि भैया जो आदमी है ना कुछ सोच नहीं सकता है, वो कुछ विचार नहीं कर सकता है। सिर्फ मनुष्य जो है, जो धार्मिक किताबों में या जो चमत्कारिक किताबों में लिख दिया गया, मनुष्य सिर्फ वही जानता है। लेकिन पुनर्जागरण के दौर में माना गया कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो दिमाग है, वह कुछ भी सोच सकता है। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा मनुष्य जो है विचारशील प्राणी है। वो अपना अपना विकास स्वयं कर सकता है। संक्षेप में यानी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मानवतावाद ने मनुष्य को समाज की सभी चीजों का मापदंड बनाया कि समाज जो है मनुष्य के अनुसार चलेगा। जो हमारा समाज है वो धर्म के आधार पर, और जो बाइबल में या कह सकते कि जो धार्मिक किताबों में लिखा है, समाज वैसा नहीं चलेगा। मानव और विश्व पर नए केंद्रित ध्यान को ईश्वर में विश्वास गंवा देना ही नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में मध्यकालीन धर्मशास्त्रियों के विचारों में एक महत्वपूर्ण पुनर्आकलन है। अगर मैं जैसे पुनर्जागरण के काल में विचारों के अग्रदूत है, तो पुनर्जागरण के काल में मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य की जो बातें हैं, समाज में कह सकते कि मानव को ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, मनुष्यों को अधिकारों को, मनुष्यों के एक प्रकार से जो मानवता जो है वह सबसे बड़ी चीज है। बल्कि धर्म जो है, धर्म तो है भाई, धर्म की मान्यता तो है, लेकिन जो धर्म है, धर्म में जिस प्रकार से बोला गया कि मनुष्य जो है भैया कुछ सोच नहीं सकता है, मनुष्य जो अंतिम सत्य को जान नहीं सकता है, बल्कि पुनर्जागरण के दौर में और प्रबोधन काल में पूरे यूरोप में मैसेज गया कि ये मैसेज गया कि मनुष्य सोच विचार सकता है और मनुष्य विज्ञान के जरिए अंतिम सत्य को भी जान सकता है। मनुष्य जो भैया अंतिम सत्य को जान सकता है कि मनुष्य के अधिकारों के, जो यानी हमारा जो समाज है वो मनुष्य केंद्रित है, वह धर्म केंद्रित नहीं है। इसकी मानवतावाद को लेकर के यानी मानव भैया मुक्त है, वह कुछ भी सोच सकता है। मानव मानव के साथ किसी प्रकार का भेदभाव मत करो, ऊंच नीच मत मानो, सभी मानो जो बराबर हैं, किसी के साथ अन्याय मत करो। ठीक है, ये पुनर्जागरण में कहा जाता है कि जिसने मानव केंद्रित यानी एक प्रकार से जो हमारा समाज धर्म केंद्रित था, उसको मानव केंद्रित और मानवीय मूल्यों को लाने में इसने मदद किया। समझ रहे हैं? ये पुनर्जागरण के कारण ही जो सारी चीजें हैं वो हो पा रही थी। अब देखिए कला और कला के रूप में पुनर्जागरण काल कला की प्रतिभा का काल है। यहाँ पर कला का खूब विकास हुआ। संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, वाद्य कला, गायन कला, इन कलाओं का विकास कह सकते कि पुनर्जागरण के काल में कह सकते भाई मेरे सबसे ज्यादा हुआ, सबसे अधिक हुआ। पुनर्जागरण काल की अवधारणाएं निरंतर विकसित हो रही थी। इस आधुनिक विश्व में आधुनिकता का स्रोत है, जिसमें व्यक्तित्व प्रयासों की मान्यता दी गई या उन विश्वासों की जबरदस्त जांच पड़ताल है और जटिल पुनरीक्षण है जो शताब्दियों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। यह वह काल है जब दार्शनिक, कवियों, कलाकारों और मानववादी विद्वानों ने अपना ध्यान मानव की नियमित भूमिका और नियमित, देखो भाई पुनर्जागरण वह काल है जहां पर जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं,
जो कवि हैं, जो कलाकार हैं, जो मानवतावादी हैं, जो लेखक हैं, जो मूर्ति बनाने वाला है, जो म्यूजिक बजाने वाला है, जो गाने गाने वाला है, इन लोगों के लिए कह सकते हैं सबसे बेहतर समय यहीं से क्या होता शुरू होता है। इनमें सबसे गहरे विद्वानों ने मानव के अनुभव और मानव के जीवन के जबरदस्त महत्व दिया। कहा जा सकता है कि कला और वास्तुकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने परिवर्तन ला करके समाज में रख दिया और यहीं से कैसे कला का विकास होता है। वो चित्रकला हो, संगीत कला हो, वाद्य कला हो, गायन कला हो या मूर्ति कला हो, हर कला के लिए कह सकते पुनर्जागरण जो था बहुत बेहतर रहा है और यहाँ कह सकते कला की प्रतिभा का काल है और यहीं से कलाओं का विकास होता है और तमाम कलाओं को मान्यता मिलती। मानवतावाद की शताब्दी जहां पर मनुष्यों को ज्यादा अधिकार मिला, मानव के मूल्यों को, मानव के संस्कारों के, मानव के विचारों को अधिक महत्व दिया गया था क्योंकि इससे पहले धार्मिक विचारों को, ईसाइयों को, पादरियों को या जो हमारी बाइबल जैसी किताबों को या जो जादुई किताबें हैं उनको ज्यादा महत्व दिया। लेकिन पुनर्जागरण या प्रबोधन काल एक ऐसा समय था या कह सकते कि जिसने मानवतावाद को, कला को, संस्कृति को, समाज को और मानव यानी मानव की स्वतंत्रता को, समानता को जिसने ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद की। इसी को हम लोग पुनर्जागरण के काल के रूप में क्या कर सकते हैं, इंगित किया जाए। और पुनर्जागरण जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा जो चीजें मैंने बताई यही चीजें, तो पुनर्जागरण के बाद जब अगर आप देखेंगे कि जब नए नए विचारक आते, प्रबोधन काल आता है जिससे आगे चल करके विज्ञान की शताब्दी आ गई और विज्ञान ने ही कह सकते पूरी तरह से यूरोप को बदल के रख दिया। विज्ञान से नए नए आविष्कार हुए और विज्ञान ने एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन बढ़ा, लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, विज्ञान ने लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। वही विज्ञान आगे चल करके पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति या बड़ी बड़ी कंपनियों के निर्माण में और वही उद्योग आगे यूरोप आगे चल करके वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, औद्योगिक क्रांति होगी। यानी विज्ञान ने इस चीज को बताया कि भाई धर्म जो है वो सिर्फ हमको पीछे ले जाता है और जो पादरी हैं वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी पिछली शताब्दियां बर्बर शताब्दियां थी जहां पर सिर्फ लोगों को धार्मिक आधार पे उनको बरगलाया जाता था, उनको झूठ बोला जाता था या यह कहा गया कि मनुष्य अंतिम सत्य को नहीं जान सकता है। लेकिन जब विज्ञान की शताब्दी आती है, विज्ञान में नई नई खोजें होती हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, तब लोगों को लगा कि भाई विज्ञान जो है वो बहुत आगे है और पिछली शताब्दी हमारी बहुत खराब शताब्दियां थी। विज्ञान के जरिए ही समाज का विकास हो सकता है और व्यक्ति का विकास भी जो है वह विज्ञान के जरिए ही क्या है, संभव है। और आने वाली शताब्दियों ने विज्ञान ने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन किए, जो बदलाव आया, उससे विज्ञान का जो महत्व आगे बढ़ा और धार्मिक जो आडंबर था या जो ईसाइयों का बोलबाला था, जो पादरीवाद था, वह धीरे धीरे कह सकते कि यूरोप में कम होता चला जाएगा और विज्ञान जो है वो आगे चल करके बहुत एक बड़े रूप में ले लेगा और उसी विज्ञान ने कह सकते पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति या नए नए चीजों का उत्पादन, मशीनें, तमाम चीजों में जो बदलाव हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अगला चैप्टर देख लेते हैं। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या है, धर्म सुधार। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा धर्म सुधार की उत्पत्ति, जर्मनी में धर्म सुधार, मार्टिन लूथर और प्रोटेस्ट धर्म सुधार, ठीक है, फ्रांस में धर्म सुधार और इंग्लैंड में धर्म सुधार। किस प्रकार से धर्म में जो सुधार हुए, किस प्रकार से हम लोग उसको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा धर्म सुधार को यूरोप के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्या भैया, कि जो धर्म सुधार है पूरे यूरोप के इतिहास में ये मील का पत्थर माना जाता है, सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है पूरे यूरोप में। यह चर्च के इतिहास में केवल एक घटना नहीं थी जो कि पश्चिम कैथोलिक चर्च के विखंडन और प्रोटेस्टेंट धर्म के उद्भव का है। देखो पहले अगर देखो यूरोप में कैथोलिक चर्च थे यानी कैथोलिक धर्म था और कैथोलिक धर्म की जगह पर प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत होती है। बल्कि यह 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक माहौल में सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। क्या था कि धर्म में जो परिवर्तन, यानी एक धर्म जो धर्म था, जो कैथोलिक धर्म था, उसमें परिवर्तन हो रहा था। अब वह परिवर्तन जो चेंज है कह सकते हो कि यह जो धर्म में परिवर्तन था पूरे यूरोप में 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव में सबसे बड़ा परिवर्तन था। पूरे धर्म में जब परिवर्तन होगा भैया, समाज में परिवर्तन होगा और राजनीति में भी परिवर्तन का सबसे बड़ा क्या है, कारण था। देखो पारंपरिक
अर्थों में धर्म सुधार का अर्थ है रोमन कैथोलिक चर्च में मतभेद और उससे संबंध विच्छेद जो सदियों से यूरोप में पोप की तरह कार्यरत था, धर्म सुधार का एक हिस्सा था। तो यानी एक प्रकार से जो कैथोलिक चर्च थे, उन कैथोलिक चर्च में जो पोप होते थे, पोप यानी जो पुजारी होते थे, वो जो काम करते थे, उनमें एक प्रकार का सुधार की बात की गई। इसने ईसाई धर्म के भीतर कट्टरपंथी और उदारवादी धारणाओं का निर्माण किया। यानी ईसाई धर्म में जो कट्टरवाद था, जो उदारवादी धारणा थी, उसमें बदलाव की बात करता है। क्या करता है कि जो धर्म परिवर्तन है, ईसाई ईसाई चर्च 11वीं शताब्दी तक मध्य तक प्रभावी रूप से एकीकृत था। हालांकि पश्चिम और मध्य यूरोप में पोप के नियंत्रण में आया, जबकि बाइजेंट चर्च पुर्तगालियों के धर्म प्रधान के प्रभाव में उभरा। वर्चस्व और चर्च की आय के सवाल पर दोनों प्रमुखों के बीच कड़े टकराव थे। भैया धर्म में तो अगर हम बात करें, जो चर्च होती थी, पैसा वैसा को लेकर के यहाँ पर बड़े काफी क्या होते टकराव होते थे, ठीक है। 1054 में ईस्वी में ईसाई धर्म चर्च में विभाजन हुआ। तभी से पश्चिम चर्च को कैथोलिक कहा जाने लगा और यानी जो चर्च थे वह दो प्रकार के चर्च हो गए। भैया एक प्रकार से कह सकते हैं कि पश्चिम के चर्च अलग थे और देखो पश्चिम के जो चर्च अलग थे, अलग-अलग चर्च बन गए। यानी चर्चों में क्या परिवर्तन हम लोगों को दिखाई देता है। कैथोलिक चर्च एक मजबूत बंधन था जिसने कई सामंती इकाइयों को धार्मिक एकरूपता प्रदान की। राजनीतिक एकता के अभाव में चर्च ने सामाजिक संबंधों की अस्थायित्व में मदद की। पोप को शासक की आंतरिक राजनीतिक और वित्तीय मामले में हस्तक्षेप करते थे। जो पोप होते थे, चर्चों में जो पोप होते थे, यह जो राजा होता था, उसके यानी शासक के आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, वित्तीय मामलों में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते थे, इंटरफेयर करते थे। एक तरह से कैथोलिक चर्च यूरोपीय सामंतवाद को एकता प्रदान करते थे। यानी चर्च जो थे यूरोप में जो सामंतवाद था उसको एकता प्रदान करते थे। मध्य युगीन काल से सामंती संरचना के कमजोर पड़ने से चर्च पर भी प्रभाव पड़ना था। देखो भाई जिस प्रकार से सामंतवाद का पतन हुआ और सामंतवाद के पतन से कारण से कह सकते हैं चर्च में भी बदलाव आया। चर्च की जो स्थिति थी वह पहले की जगह नहीं रह गई थी। पहले जो चर्च थे, जो पादरी थे, जो पोप होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे। राजा महाराजा जो होते थे, जो शासक होता था, चर्चों के दिशा निर्देश से चलते थे। जो पोप होते थे, पोप ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। लेकिन और पोप के कारण ही जो सामंतवाद था वो चल रहा था। लेकिन जब यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ और सामंतवाद पर जो प्रभाव पड़ा तो वहां के धर्म पर भी परिवर्तन आया और जो चर्च है, जो पोप हैं, इन दोनों की स्थिति में काफी बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? यूरोप में। धर्म सुधार की उत्पत्ति देखेगा 14वीं और 15वीं शताब्दी में पोप की सत्ता में आध्यात्मिक नेतृत्व देने की असफलता के कारण कैथोलिक चर्च में संस्थागत समस्या का भाई जो 14वीं से 15वीं शताब्दी में जो पोप हैं, इनकी जो सत्ता है उसमें परिवर्तन आया, जिससे जो चर्च हैं, चर्च की संस्था में बदलाव आया। समकालीन लेखक निर्विवादित रूप से बढ़ती भ्रष्टाचार अक्षमता को दर्शाते हैं। भाई चर्चों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत ज्यादा एक प्रकार से रुपया पैसा की लूट खटोर थी और चर्च जो थे पूरी तरह से शासक सेंट्रड थे। क्या थे? जो राजा है, जो शासक है, शासक से दिशा निर्देश से चलते थे। चर्च के नेताओं ने व्यक्तिगत धर्म निष्ठा के लिए लोगों की तृष्णा को संतुष्ट करने में असमर्थ थे। जो चर्च थे वह एक प्रकार से लोगों की समस्याओं को कम करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहे। आर्थिक परिवर्तन और सामंती संकट ने कैथोलिक चर्च में वित्तीय भार डाला। भाई आर्थिक परिवर्तन जब हुआ, जब सामंतवाद पे संकट आया तो चर्चों पर बहुत ज्यादा भार पड़ा। यह महत्वपूर्ण कारक है इसमें सा था जिसके परिणाम स्वरूप पोप की सत्ता की आलोचना। देखो भाई जब सामंतवाद का पतन हुआ और लोगों के पास जब संकट आया तो जो पोप है, पोप की बहुत ज्यादा आलोचना की गई क्योंकि वह लोग यानी सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। पोप के पद में व्यापक नौकरशाही संरचना राजकोषीय प्रणाली की विकसित की। पोप ने दूर दराज के चर्चों के अधिकारियों विभिन्न प्रकार के अंशदान प्राप्त किए। इसमें दसम आय का 10वां हिस्सा पोप को भेजा जाना था। प्रथम फल फसल की शुरुआत के साथ जुड़ता था, शामिल था।
सभी अंशदान में सबसे विवादित था क्षमा पत्रों की बिक्री। चर्चों को भारी भुगतान देने पर गंभीर आरोप लगे। चर्च की आर्थिक समस्याओं के ऊपर निचली पादरियों के बढ़ते अलगाव को जन्म दिया। उच्च अधिकारी ने कार्डिनल विश्व आज जैसे कुलीन वर्ग से आए थे जिन्होंने विशाल संपदा अर्जित की, लेकिन निचले पादरी गरीब बने। देखो चर्च में देखोगे जो बड़े पादरी थे, जो बड़े पोप थे, वो बहुत पैसा कमा रहे थे, बहुत धन बना रहे थे, लेकिन जो निचले स्तर के पादरी थे वह गरीब बने रहे, उनकी स्थिति में बड़ा परिवर्तन नहीं आया। यानी चर्च में जो पादरी वर्ग है वह दो हिस्सों में बट गया है, एक अमीर पादरी वर्ग है, दूसरा गरीब पादरी वर्ग है, जिस वजह से कह सकते कि चर्च में और ईसाई धर्म में हम लोगों को धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो भाई, सामंतवाद का जब पतन हुआ, सामंतवाद के पतन का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यूरोप में हम लोगों को धर्म में काफी कुछ सुधार को देखने में, जो कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक धर्म का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था और कैथोलिक धर्म ने कह सकते सामंतवाद को बनाए रखा था। लेकिन जब सामंतवाद का पतन हुआ तो कैथोलिक चर्च पर भी प्रभाव पड़ा और इसने क्या किया कि जो पोप हैं, पोप की स्थिति में भी काफी परिवर्तन या काफी बदलाव हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जर्मनी में धर्म देखिएगा, जर्मनी में राजनीति और सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की उद्भव और प्रसार के अनुकूल थी। मैक्स ने सुझाव है कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति वाणिज्यिक उत्पादन में तेजी के रूप में थी, फिर भी ग्रामीण इलाकों में सामंतवाद मजबूत था। पादरी अक्सर किसानों के बीच विद्रोह की भावना को बढ़ावा देने वाले जमींदारों की भूमिका निभाते थे और कह सकते कि यहाँ पर कैथोलिक चर्च अभी भी जर्मनी के बड़े हिस्से का स्वामी था। 15वीं शताब्दी के अंत में चर्च के शोषण के खिलाफ एक मजबूत भावना विकसित होने लगी, इसलिए पोप के विरोध में, पादरी के विरोध में जर्मनी में दो मुख्य विशेषताएं बन गई। मार्टिन लूथर ने 1520 में अपने प्रसिद्ध धर्म सुधार, देखो मार्टिन लूथर किंग जो है भैया, इसने धर्म में सुधार किया और पोप और पादरियों के दुरुपयोग की सूचीबद्ध किया। मानवतावाद के उदय ने व्यक्तिगत चेतना को विकसित किया, जिसने सिद्धांतों की नई रुचि पैदा की और एक प्रकार से भगवान के साथ संबंध में प्रवेश किया। उन्होंने अपने समाज उदारवादी दृष्टिकोण में, देखो एक प्रकार से जो जो पोप थे, जो चर्च थे, वो लोगों का शोषण और दमन में हिस्से बने, इसलिए पोप के विरोध हुआ, पादरी का विरोध हुआ। कहां पर हुआ? जर्मनी में। और एक प्रकार से कह सकते धर्म में जो सुधार था उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पोप थे, जनता उनके विरोध में खड़ी थी, क्योंकि वह एक प्रकार से जमींदारों की भूमिका निभाते थे, सामंतवाद के सपोर्टर थे। पोप और जो ईसाई धर्म जो है, वह पादरी ईसाई जो पादरी थे वह सामंतवाद के शोषण के खिलाफ पीछे खड़े हैं, इसलिए लोग जो थे वह पोपवाद के विरोध में है और पादरीवाद के विरोध में थे। इसलिए लोगों ने ही कह सकते कि धर्म में परिवर्तन की बात की और साथ साथ में जब पुनर्जागरण का दौर आता है तो पुनर्जागरण में लोगों में मानवता, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति के अधिकार और जब विज्ञान का विकास होता है तब लोगों को लगता कि धर्म में सुधार की क्या भैया आवश्यकता है या जरूरत है। धन और दान के उपहार में शुरू की गई। प्रारंभ में क्षमा का अर्थ था चर्च और नैतिक पोप के लिए लगाई गई सजा में छूट। बाद में यह केवल चर्च ही नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा नर्क के दंड में बन गया। इस प्रकार भगवान की कृपा व्यवसायिक रूप में पोप के एजेंट यह के घरानों के माध्यम से बेची जा रही थी। यानी पोप एक प्रकार से बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे, करप्ट हो गए थे, वो एक प्रकार से सामंतवादी थे, सामंतवाद के सपोर्टर थे और लोगों का शोषण दमन होता रहा तो लोग ही जो थे पादरी के और चर्च के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और लोगों ने ही कह सकते धर्म में परिवर्तन की बात की और लोगों में जब बदलाव आया, जब तो स्वयं ही कह सकती कि वहां पर पूरी तरह से धार्मिक बदलाव जो था वह पोप और पादरी के खिलाफ था, क्योंकि पोप और पादरियों ने जिस प्रकार से शोषण और दमन किया, जिस प्रकार से जो कैथोलिक जो चर्च है, जो कैथोलिक धर्म है, उसमें दो गुट बन जाते हैं, दो धड़े बन जाते हैं। इस वजह से भी कह सकते कि वहां पर धर्म में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया। क्या यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यानी देखो कृषक युद्ध, देखो भाई जो 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 ईसाई है, जो पोप हैं, न तो किसानों के समर्थन में है, न तो मजदूरों के समर्थन में है, न तो गरीबों के समर्थन में है। पोप हमेशा जो अमीर वर्ग है
जो सामंत थे उनके सपोर्ट में खड़े थे। तो आम जनता का शोषण दमन होता रहा। आम जनता के शोषण दमन पर पोप और पादरियों ने कुछ नहीं बोला और एक समय जब जनता ने विद्रोह किया तब पोप और पादरियों की जो नींवें थी वो पूरी हिल जाती हैं और जो वहां पर एक प्रकार से ईसाई धर्म में जो चर्चवाद है और जो कैथोलिक धर्म है धीरे धीरे वह जर्जर हुआ और एक प्रकार से कह सकते पूरे यूरोप में एक नई प्रकार से धर्म में परिवर्तन हुआ और वहां पर प्रोटेस्टेंट एक धर्म होता है, धर्म में बदलाव हुआ और धर्म में काफी परिवर्तन हुआ। ठीक है, और जो वहां पर ईसाई जो जो कह सकते पादरीवाद था और जो पोपवाद था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और धर्म में काफी बदलाव या परिवर्तन हम लोगों को दिखाई देता है। मार्टिन लूथर जो किंग है उन्होंने धर्म में काफी कुछ बदलाव किए या उन्होंने परिवर्तन किया क्योंकि यहाँ पर पहले भैया धर्म में बहुत ज्यादा पाखंड था, बहुत ज्यादा आडंबर था, उसको हटा करके वहां पर मानवता, लोगों के संस्कार या जो एक प्रकार से लोगों पर जो अत्याचार होते थे, जो छुआछूत होता था, जो भेदभाव होता था, वो सारे भेदभाव को समाप्त करके उस ईसाई धर्म में कह सकते एक प्रकार के परिवर्तन या बदलाव हम लोगों को दिखाई देता है। और यह धार्मिक सुधार जो था पूरे इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, क्योंकि धर्म यानी ईसाई धर्म में परिवर्तन को हम लोग यहाँ पर धर्म सुधार करें कि जिस प्रकार से ईसाई धर्म में पादरीवाद था, पोपवाद था, ईसाई धर्म जो था एक प्रकार से उसमें जो कुरीतियां थी, उनमें जो बुराइयां थी, धीरे धीरे उनमें बदलाव आया और एक प्रकार से वही हम लोग यहाँ पर धर्म सुधार की क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है यह भी समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अगला। ठीक है, ओके। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या है, मुद्रण आधारित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्भव। तो इसमें देखिएगा मुद्रण आधारित संस्कृति का उद्भव, पुनर्जागरण और मुद्रण संस्कृति का उद्भव और धर्म सुधार। मुद्रण क्या है भाई, जब किताबें छपने लगी, मुद्रण मतलब प्रिंट होने लगी, किताबें छपने लगी। देखो जब यूरोप में क्या हुआ भाई, विज्ञान आया, विज्ञान के आविष्कार हुए और जब विज्ञान का आविष्कार हुआ तो उसी समय कह सकते हैं भाई चीन में कागज का आविष्कार हो गया। जब चीन में कागज का आविष्कार होता है तो क्या हो, वहां पर प्रिंटिंग प्रेस बन गई। यूरोप में जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उससे क्या हुआ, किताबें छपने लग गई, पुस्तकें छपने लग गई, मैगजीन छपने लग गई। तो इन चीजों ने क्या किया कि वहां पर ज्ञान को बढ़ाया और इसके जरिए क्या है कि पुनर्जागरण का जो दौर था उसने प्रगति पकड़ी। और जब मुद्रण आया यानी जब किताबें छपने लगी, पत्रिकाएं छपने लगी, मैगजीन छपने लगी, तो इन पुस्तकों ने क्या किया, एक प्रकार से वहां की सभ्यता संस्कृति में काफी परिवर्तन किए। जो धार्मिक सुधार थे, जो धार्मिक बदलाव थे, उसमें किताबों ने, अखबारों ने या जो पत्रिका हैं, इन्होंने धर्म सुधार में, पुनर्जागरण में, समाज बदलाव में काफी बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा यह तर्क दिया जाता है कि पुनर्जागरण के उदय ने मानवतावाद और व्यक्तिवाद को एक विशिष्ट लोकाचार को बढ़ावा दिया। इसने वास्तव में सोचने लिखने की पुराने तरीकों में क्रांतिकारी यानी लोगों का लिखने का, सोचने का तौर तरीका बदला। भाई पुनर्जागरण ने मानवतावाद को विस्तारित किया, लोगों के अधिकार है, व्यक्तिवाद का जब विस्तार हुआ इससे क्या हुआ, लोगों की सोच विचार में परिवर्तन आया और जब लोगों की सोच विचार में परिवर्तन आया उससे शिक्षा एक प्रकार से पुनर्जीवित हुई। लोगों ने लिखना शुरू किया, लोगों ने बोलना शुरू किया। मुद्रण क्रांति के उद्भव में अतीत के ज्ञान को पुनर्प्राप्त करने की दिशा में कई सारे, देखो जब मुद्रण आया, जब प्रिंटिंग प्रेस हुई, जब किताबें छपने लगी, जब पुस्तकें छपने लगी तो ज्ञान को दोबारा पुनः प्राप्त कर, पुराना जो ज्ञान था उसको दोबारा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ज्ञान की पिछली प्रणालियों को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। हालांकि अब अलग था, अब वह था कि विद्वानों के बिखरे हुए समुदाय की सहायता से नई तकनीक यानी मुद्रण का उद्भव हुआ। परिणाम स्वरूप पिछली जो किताबें थी, जो भाषाएं थी, जो ग्रंथ थे, जो संवाद थे, उनका संचय किया गया। देखो पुरानी जो किताबें थी, जो पुस्तकें की, जो लोगों के विचार हैं, उनको लिख लिया गया। अब कह सकते कि लोगों की सोच विचार में काफी परिवर्तन आया, लोग एक अलग तरह के सोचने लगे, लोगों के विचार थे वो काफी उनमें बदलाव आया। डॉक्टर आई जोस्टिन के अनुसार मुद्रण संस्कृति के उदय के साथ साथ व्यक्तिवाद के विकास को बढ़ावा मिला। अब संतों और राजाओं की जीवनी के साथ साथ
आम लोगों की जीवनी भी लिखी जाने लगी। भैया आम आदमी की जो जीवन है, आम आदमी की समस्या, आम आदमी की जो प्रॉब्लम है, उसको भी लिखा जाने लगा। पांडुलिपि संस्कृति ने व्यक्तिवाद की रचनाओं को कॉपीराइट और संरक्षण नहीं था, जिससे मुद्रण संस्कृति अब संभव बना दिया। इसके अलावा मुद्रण संस्कृति ने सार्वजनिक जीवन के निजी विचारों को, व्यक्ति के प्रसार को बढ़ावा दिया। देखो, जब चीजें लिखी जाने लगी, छपने लगी, तो भैया एक प्रकार से जो पहले आम लोगों के जीवन को लिखा जाने लगा, आम लोगों की जो समस्याएं थी, व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने लगा। व्यक्ति जो थे, जो लोग थे, वो अपने अपने उनके धर्म के विचार क्या हैं, उनके समाज के विचार क्या हैं, उनके नागरिक के विचार क्या हैं, इन सारे विचारों को लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से विस्तारित किया। और एक प्रकार से जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो मुद्रण है, उसने कह सकते हैं समाज में, संस्कृति में, कला में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब लोगों की सोच और विचार में परिवर्तन आया, तो लोग एक प्रकार से नई तरह के सोचने लगे। समाज में, धर्म में जो परिवर्तन आया, धार्मिक आडंबर को हटाने में, नई चीजों को प्रसारित करने में, किताबों ने, पुस्तकों ने, मैगजीन ने, पत्रिकाओं ने कह सकते हैं एक प्रकार से बड़ी भूमिका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक प्रकार से जो मुद्रण है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो अखबार है, जो किताबें हैं, जो मैगजीन है, इन लोगों ने इसमें अपने नए-नए विचार दिए, नए-नए बातें लिखी। आम जनता की जो समस्याएँ, आम जनता की जो प्रॉब्लम है, इन किताबों में लिखा गया, इन पुस्तकों में बताया गया। इससे कह सकते हो कि एक प्रकार से ज्ञान का प्रसार हुआ। किताबों के आने से, प्रिंटिंग प्रेस के आने से, मुद्रण के आने से ज्ञान का विस्तार हुआ। जो ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित था, वह आम जनता तक पहुँचा। आम जनता को भी समाज के बारे में, व्यक्तिवाद के बारे में, धर्म के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई। आम लोगों में जब ज्ञान का प्रसार हुआ, उससे समाज में परिवर्तन आया। और मुद्रण ने क्या की, भाई संस्कृति, मुद्रण ने संस्कृति में काफ़ी बदलाव किया। संस्कृति क्या, तो भाई देखो, मुद्रण जब किताबें छपने लगी, जब पुस्तकें छपने लगी, जब मैगज़ीन छपने लगी, उससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में जो संस्कृति है, यानी वहाँ का खान-पान, पहनावा, रीति-रिवाज, उठना-बैठना या पूजा पद्धति, इसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया। लोगों लोगों को एक प्रकार से समाज सुधार हुआ। लोगों का धर्म में परिवर्तन आया। लोग अब धर्म को अलग तरीके से देखने लगे। लोगों का खान-पान बदल गया, लोगों का पहनावा बदल गया। यानी अब पहले की अपेक्षा जो लोग हैं, वह बेहतर चीज़ों को देखने लगे। अब उनमें जो बदलाव है, वो हम लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से देखने को मिलने लगा, ठीक है? देखिएगा, देखो क्या भाई, जब मुद्रण हुआ, जब किताबें छपने लगी, जब पुस्तकें छपने लगी, तो भाई समाज बदला, संस्कृति बदली, खान-पान बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों के विचार बदले। जो पुरानी सोच थी, जो पुरानी सभ्यताएँ थी, जो पुराने रीति-रिवाज थे, उन रीति-रिवाजों में, उन कल्चर में परिवर्तन आया। अरे भाई, जो विद्वान लोग थे, जो पढ़े-लिखे लोग थे, उन लोगों ने किताबें लिखी, अपने विचार लिखे। लोगों ने उनके विचारों को पढ़ा, उनके विचारों को सुना। इससे क्या हो गया भाई, समाज में परिवर्तन आया, लोगों के खान-पान में परिवर्तन आया, रहन-सहन में परिवर्तन आया। पहले लोग एक प्रकार से अज्ञानी थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे जब ज्ञान का प्रसार हुआ, तब लोगों को लगा हाँ भाई, विज्ञान बहुत आगे है, साइंस बहुत आगे है। भाई विज्ञान के बारे में जब लोगों को पता चला, तब धीरे-धीरे जो लोगों में पहले धार्मिक आडंबर बहुत ज़्यादा था, धार्मिक रीति-रिवाज बहुत ज़्यादा थे, लोग एक प्रकार से पाखंडी थे या अंधविश्वासी थे, वो अंधविश्वास धीरे-धीरे पूरे यूरोप में उस समय टूटा, जब विद्वानों ने किताबें लिखी, जब प्रिंटिंग प्रेस आई और जब मुद्रण होने लगा। इससे क्या कि समाज में बदलाव आया, गाँव में बदलाव आया, लोगों की सोच में बदलाव आया और धर्म में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जो लोग पहले धर्म को एक प्रकार से चर्चों की, पादरियों की बातों को आँख बंद करके यकीन कर लेते थे, अब वह लोग वो नहीं करने लगे। लेकिन अब धीरे-धीरे लोग विज्ञान को मानने लगे। उन लोगों को लगा कि भाई विज्ञान ही है जो हम लोगों के जीवन को बदल सकता है और एक प्रकार से धर्म जो है वो हमें सिर्फ युद्ध देगा और युद्ध देगा। और प्रिंटिंग प्रेस आने से क्या हुआ कि समाज में, संस्कृति में, खान-पान में, पहनावे में, रीति-रिवाज में, लोगों की सोच में, लोगों के विचार में, ठीक है? इसमें परिवर्तन आया क्योंकि अब लोग पहले से ज़्यादा तार्किक हो गए, पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए। अब वो धार्मिक आडंबर में नहीं, धार्मिक रीति-रिवाजों में नहीं, धार्मिक रूप से जो वो चीज़ें थी, अब उनको नहीं मानते थे। अब लोग विज्ञान के अकॉर्डिंग,
विज्ञान के ध्यान में रख के, विज्ञान को सोच करके अपने विचार बना लेंगे, अपनी चीजों को करने लगे। तो खास तौर से मुद्रण संस्कृति आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो जो चीजें मैंने बताई है, यही चीजें आपको पेपर में लिख करके भी आनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये 10 नंबर में या 20 नंबर में पूछा जा सकता है, और इसको आपको पॉइंट बना करके, हेडिंग बना करके इन चीजों को आपको क्या करना है, पेपर में लिखना है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11 क्या है, यूरोपीय राज्य प्रणाली, यानी यूरोप में जो राज्य हैं वो किस प्रकार से राज्य हैं। जैसे नई निरंकुश राजशाही का उद्भव किस प्रकार, निरंकुश मतलब समझते हो, एक ऐसा राजा जिस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमर्जी करता है, जिसको हम तानाशाही बोलते हैं। यानी वहां पर जो राजशाही थी, जो राजा थे एक प्रकार से भैया निरंकुश थे, तानाशाह थे, गरीबों को नहीं सुनते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे। वो सिर्फ जो अमीर वर्ग है, जो सामंत वर्ग है, उसी की बात मानते थे। किसानों की, मजदूरों की, उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी, बल्कि उन पर क्या किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे। जैसे पश्चिम निरंकुशवाद की क्या क्या विशेषता है, देखो एक बात बता दूं, पेपर में पूर्वी निरंकुशवाद आए चाहे पश्चिमी निरंकुशवाद आए, आपको जो एक पढ़ लो उसमें से वही लिख देना, ठीक है भैया। अगर तुम पश्चिमी पढ़ के गए हो और एग्जाम में लिख दिया पूर्वी, अरे पश्चिमी वाला ही पूर्व में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा सब चलता है, ठीक है। तो निरंकुश राजशाही जरूर आएगा, और निरंकुशवाद पेपर में आएगा ही आएगा। पूर्वी निरंकुशवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, अब जैसे हम बात करूं पश्चिमी निरंकुशवाद में क्या है, राजा की नौकरशाही, यानी राजा जो है अपने नौकरशाह रखता है, यानी अधिकारी तंत्र रखता है, और उसी अधिकारी तंत्र के जरिए अपने अपने शासन प्रशासन को चलाता है, और अधिकारी लोगों पर क्या करते जी, अत्याचार करते हैं। राजा के पास क्या है, एक प्रकार से जो है राज थल सेना है। थल सेना यानी जो थल सेना, एक प्रकार से जैसे जैसे आज हम लोग आर्मी की बात करते हैं, उसको बोलते हैं थल सेना। तो थल सेना क्या करती है, जनता पर अत्याचार करती है, शोषण करती है, दमन करती है। अगला क्या, व्यापार, किस प्रकार से व्यापार होता था पश्चिमी निरंकुशवाद में, कूटनीति, वित्तीय और काराधन, वित्तीय मानी एक प्रकार से पैसे वैसे। और पश्चिमी निरंकुशवाद में क्या है, सामंती अभिजात वर्ग है, यानी यहाँ पर भैया सामंतों के जरिए सारी चीज चलती है, यानी राजा ने एक प्रकार से अपनी जमीन का बंटवारा, अपनी जमीन के टुकड़े किसको दे दिया है, सामंतों को दे दिया है। और सामंत जो है यानी किसानों से खेती करवाते हैं और किसानों पर अत्याचार करते हैं। और जो सामंत है ये बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि इनको राजा से जमीनें मिल गई हैं, और एक प्रकार से जमींदार है। और ये जमींदार पूरी तरह क्या करता है कि आम लोगों पर अत्याचार करते, शोषण करते, दमन करते। देखो पूर्वी निरंकुशवाद थोड़ा इजी है, थोड़ा आसान है, क्या है, जो पूर्वी निरंकुशवाद है थोड़ा इजी है। इसमें क्या भाई, सामंतवाद है, और सामंत राजा ने क्या कर दिया है कि भैया अपने जो जमीन के टुकड़े उसका बंटवारा कर दिया और अलग अलग लोगों को दे दिया, और जिसको जमीन का टुकड़ा मिला है वही सामंत है। और सामंत क्या करता है, सामंत बहुत अमीर है, और सामंत किसानों से खेती करवाते, क्या करवाते जी, जो सामंत है वह किसानों से खेती करवाते हैं, और जो उनको मुनाफा मिलता है उसमें कुछ अपने पास रखता है, और कुछ राज खजाने में राजा के यहाँ पर जमा करवा देता था। और सामंत जो दूसरा क्या, कृषि दास क्या है भैया, सामंत एक प्रकार से किसानों से जो खेती करवाते थे, किसान एक प्रकार से दास बन गए, यानी गुलाम की तरह एक प्रकार से होते थे। किसानों से जो खेती सामंत करवाते, किसानों पर जो सामंत होते बहुत अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, किसानों को बहुत परेशान करते थे, बहुत ज्यादा लगान वगान लेते थे। और किसान कई बार क्या करता था कि भूमि को छोड़ करके, खेत को छोड़ करके चले जाते थे। किसानों पर इतने अत्याचार होते थे, इतने जुल्म होते थे, जो सामंत है ना, इनसे अत्यधिक लगान वसूल करते थे। जितना उत्पादन नहीं होता था, जितनी खेती नहीं होती थी, उससे ज्यादा इनसे लगान वगान ली जाती थी। अगला क्या, अंतरराष्ट्रीय दबाव। भाई जो सामंतवाद है, सामंतवाद का जो पतन हुआ, उसका एक अंतरराष्ट्रीय दबाव भी हम लोगों को देखने को मिलता है, कि जिस प्रकार से पूरे यूरोप में उत्पादन बढ़ता है, और सामंतवाद का जो पतन हुआ है उसका भाई कई सारे कारण है, कि किसानों पर अत्याचार इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा शोषण हुआ, कि किसान जो है पूरी तरह से वह शहरों की तरफ चले जाते हैं, और जो कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। और जो लोग कृषि को सपोर्ट करते थे वो सभी लोग शहरों की तरफ जाते हैं, और एक प्रकार से वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ती हैं, और एक प्रकार से सामंतवाद की जगह पर पूंजीवाद आता है। तो एक अंतरराष्ट्रीय दबाव हम लोगों को, युद्धों की भूमिका देखो, पूर्वी निरंकुशवाद में बहुत ज्यादा युद्ध हैं, एक देश दूसरे देश के विरोध में खड़ा है, इस वजह से युद्ध इतने ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा अलगाव है, यह भी एक निरंकुशवाद है। ये यानी
हर राज्य जो हर देश जो पश्चिम में अगर बात करें, अगर मैं बात करूँ यूरोप की बात करूँ, एक दूसरे से युद्ध ही करते रहते हैं। एक दूसरे की भूमि को हथिया लेना, एक दूसरे के कह सकते हैं कि जो भूमि ले लेना, उपनिवेशों को छीनना, इस प्रकार की चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। और जो पश्चिमी निरंकुशवाद है उसमें पूंजीपति वर्ग की अनुपस्थिति है। वहाँ पर पूंजीपति बिल्कुल नहीं, बल्कि वहाँ पर वो पूरा सामंती वर्ग है। वहाँ पर खुली मार्केट नहीं है, वहाँ पर ओपन मार्केट नहीं है, वहाँ पर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार नहीं कर सकता था। और पूरी तरह से ये सामंतवादी विचारधारा है और पूरी तरह से सामंतवाद है। सामंतवाद किसानों पर शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है, यही निरंकुशवाद है। यानी राज्य पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है, तानाशाह हो चुका है, जो किसानों पर, मजदूरों पर शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है। किसके जरिए कर रहा है? सामंतों के जरिए कर रहा है, ठीक है? या कह सकते हैं कि भाई जमींदारों के जरिए कर रहा है। अभिजात जो वर्ग है उसका समाज पर बहुत ज्यादा बोलबाला है। अभिजात वर्ग इतना ज्यादा अमीर है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो राज्य है वो अमीरों के समर्थन में खड़ा है। राज्य जो है, यानी जो स्टेट है, जो राजा, जो शासक है, वह गरीब के समर्थन नहीं कर रहा है, गरीब की नहीं देख रहा है। गरीब बेचारा पिस रहा है, गरीब बेचारा परेशान है। वह एक प्रकार से अपनी भूमि पर मजदूर बन के रह गया है। उसको उसकी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो जो शासक है वो नहीं सोल्व कर रहा है। और यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वह लगातार कह सकते हैं पश्चिमी निरंकुशवाद में बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? तो पश्चिमी निरंकुशवाद और पूर्वी निरंकुशवाद, ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और निरंकुशवाद आ सकता है। तो निरंकुशवाद काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके जाना। अब देखो पश्चिमी निरंकुशवाद कहाँ पर है? तो भाई पश्चिमी निरंकुशवाद स्पेन में है। कहाँ पर है जी? पश्चिमी निरंकुशवाद हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? पहला देश है स्पेन में पश्चिमी निरंकुशवाद था। फ्रांस में भी पश्चिमी निरंकुशवाद है। इंग्लैंड और स्वीडन में कौन कौन से देश हैं? स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, स्वीडन। क्या है? स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्वीडन है। यहाँ पर पश्चिमी निरंकुशवाद है। और हम लोग जो पश्चिमी निरंकुशवाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रकार से राजा जो है, शासक है, वो अपने नौकरशाहों के जरिए, अपने अधिकारियों के जरिए लोगों पर शोषण करता है, दमन करता है, उन पर अत्याचार करता है। दूसरा वह पुलिस के जरिए, सेना के जरिए, किसके जरिए जी? सेना होती थी, सेना के जरिए जनता को कंट्रोल करता था, जनता पर शोषण और दमन करता है, ठीक है? और कह सकते हैं कि यहाँ पर वित्तीय काराधन, यानी जो पैसा है, जो पश्चिमी निरंकुश जो सारा पैसा है वह राजा के पास है, अमीरों के पास है। गरीब व्यक्ति बेचारा पीस रहा, उसके पास कुछ नहीं है। राजा जो पूरी तरह से एक प्रकार से तानाशाह बन चुका है, लोगों पर अत्याचार, शोषण, दमन कर रहा है, ठीक है? पूर्वी निरंकुशवाद कहाँ पर है? अगर मैं पूर्वी निरंकुशवाद की बात करूं तो ये प्रासा में है, ऑस्ट्रेलिया और रूस में है। पश्चिमी निरंकुशवाद हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? प्रासा में, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया भैया अलग देश है और ऑस्ट्रिया अलग है। तो पश्चिमी पूर्वी निरंकुशवाद कहां पर? प्रासा में, ऑस्ट्रिया में और रूस में है। यहाँ पर हम लोगों को पूर्वी निरंकुशवाद देखना। और पूर्वी निरंकुशवाद में सामंतों की भूमिका है। सामंत है, सामंत किसानों पर, मजदूरों पर शोषण करते, दमन करते, उनसे बहुत ज्यादा राजस्व लेते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर तानाशाही बहुत ज्यादा हमको, यानी एक निरंकुश यानी एक प्रकार से शोषण, जो दमन है वो किसानों पर, मजदूरों पर बहुत ज्यादा होता है। और किसान और मजदूर की जो हालत है बहुत खराब है। जो सत्ता है वह पूरी तरह से एक प्रकार से निर्मम होकर के, उसको एक किसी प्रकार का लगाव नहीं है किसानों से, मजदूरों से, उसको किसी प्रकार का मोह नहीं है। एक प्रकार से तानाशाही बन करके पूरे शासन को चला रही है। यही पूर्वी और पश्चिमी निरंकुशवाद है। और ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और इसको भी आपको करके आना है। और 11वां चैप्टर आप लोग एक बार अच्छे से एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना। जो जो मैंने बताया उसको ध्यान से आपको जरूर पढ़ना है। और ये पेपर में आता ही आता है। और पेपर में आएगा तो इसको आपको पॉइंट बना बना के लिखना। देखो भैया, अगर आप लोगों ने हेडिंग बना दिया, देखो एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है वो सिर्फ हेडिंग ज्यादातर पढ़ता है, और आप लोग उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। देखो मिलता जुलता लिखा जा सकता है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यही चीजें आपको पेपर में लिख करके आनी है। बस आपको सभी चीजों को पॉइंट में लिखना है, हेडिंग में लिखना है। मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स आपके कहीं नहीं कटेंगे। और मैं जरूर, जितनी मैंने किताब पढ़ा रखी है, मैं जरूर कह सकता हूँ आपको 70 से 80 मार्क्स आपको BHI 606 में जरूर आ सकता है। आप लोग पूरा पेपर लिख करके आइएगा, पेपर को छोड़ करके नहीं आना है। वैसे तो मैंने पूरी किताब पढ़ाई है, हर चैप्टर को मैंने पढ़ाया,
हर चैप्टर में चाहे मैंने थोड़ा-सा बताया है, लेकिन मैंने बताया ज़रूर है और दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस किताब में है क्या। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर के नहीं आना है। एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आपको लिख कर के ही आना है और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 से साढ़े 4 पेज लिखना है और 10 नंबर के क्वेश्चन को 2 या ढाई पेज लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, पेपर अच्छा जाएगा और एग्ज़ाम आप दे कर के आएँगे तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको एग्ज़ाम में 70 से 80 मार्क्स आ सकता है जितना मैंने पढ़ा रखा है। टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी है। इससे पहले वाली जो वीडियो उस वीडियो को भी जाकर के आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगले जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी अगर आपको क्लास की तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगला जैसे आपका है बीएचआईसी 105 है, उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका दूसरा भी वीडियो आपको लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। साथ में आपकी जैसे बीएचआईसी 108 है और 109 है, ठीक है? 107 होगा, ठीक है? बीएचआई 107, 8, 9 ये 3 किताबें बची हुई हैं, इन 3 किताबों को मैं पढ़ा दूँगा और बीएचआईसी 105 में जो चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ज़रूर करवा दूँगा। तो इसको ज़रूर देखिएगा और आपका एग्ज़ाम कैसे का मुझे ज़रूर बताइएगा। पेपर अच्छे से करके आना, जो मैंने चीज़ें बता रखी उसी को पॉइंट हेडिंग बना के लिख देना, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?